आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वॉचमैन सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। कहानी की शुरुआत होती है एक रेडियो न्यूज ब्रॉडकास्ट से। इसके जरिए हमें पता चलता है कि फिलहाल हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा है। ये वर्ल्ड वॉर के वक्त की बात है। माना जा रहा है कि अगर इसी हिसाब से जंगें चलती रहीं तो दुनिया बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। हम 1985 में हैं और हमें एक यंग वेड टिलमन को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर अपने रिलीजियस ग्रुप के साथ मौजूद है। इसके जरिए हमें पता चलता है कि वेड टिलमन जब छोटा था तो काफी धार्मिक था। इन यंग टीनेजर्स को एक ऐसी जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर काफी भीड़ है। इन्हें अलग अलग लोगों के पास जाकर अपने धर्म का प्रचार करना है। यहाँ वेड एक दूसरे टीनेजर ग्रुप के पास पहुंचता है। आपको बता देती हूँ कि इस ग्रुप का नाम है नॉट टॉप्स और ये भी वॉचमैन की कॉमिक से ही इंस्पायर्ड है। इस ग्रुप के दो लोग वेड के साथ हाथापाई करने लगते हैं, मगर तभी रॉक्सी नाम की एक लड़की आती है। वो उसे कहती है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। वो उसे पास के ही एक फन हाउस में लेकर जाती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। वेड बताता है कि मैं न्यू जर्सी का रहने वाला हूँ। रॉक्सी वेड को सिड्यूस करने लगती है और धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उतार देती है। हमें पता चलता है कि रॉक्सी असल में वेड का मजाक बना रही थी और उसके सारे कपड़े लेकर भाग चुकी है। यंग वेड इस फन हाउस के एक ऐसे हिस्से में है जहां आसपास सिर्फ आईने हैं। वो अपने आप को शीशे में देखता है और खुद पर गुस्सा होता है। उसे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, मतलब ये ह्यूमिलिएशन, वो डिजर्व करता है। उसे अपने धर्म के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए था और रॉक्सी की बातों में नहीं आना चाहिए था। खैर तभी एक शोर की आवाज होती है और वेड अपने कान बंद कर लेता है। शायद बाहर किसी तरह का धमाका हुआ है जिसके असर से वेड बेहोश हो जाता है, मगर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके कानों से खून निकल रहा है। वो इस फन हाउस से बाहर आता है तो यहाँ सिर्फ लाशें बिखरी हुई हैं। यहाँ पर रॉक्सी नाम की उस लड़की की भी डेड बॉडी मौजूद है जो वेड के कपड़े लेकर भाग गई थी। वेड बुरी तरह से चीखने लगता है और पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जब हमें इस शहर का लॉन्ग शॉट दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है एक बहुत बड़ा एलियन स्क्विड यहाँ पर गिरा हुआ है। इसी वजह से इस शहर में तबाही मची है। वापस प्रेजेंट में आते हैं। वेड को एक एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है। कई साल पहले न्यूयॉर्क पर यह जायंट एलियन स्क्विड आकर गिरा था, जिस वजह से यहाँ जो भी लोग जिंदा बचे थे भाग गए थे। अब ये लोग कहीं और जाकर रहते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि लोग वापस न्यूयॉर्क आकर रहने लगें। वेड इस कैंपेन को देखकर अपनी राय देता है। वो कहता है कि इस कमर्शियल को देखकर लोगों को सिर्फ ये याद आएगा कि इस शहर पर किस तरह से एक जायंट एलियन स्क्विड आकर गिरा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। बाद में वेड अपने लुकिंग ग्लास के मास्क को पहनकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यहाँ पर लॉरी अपने ऑफिसर्स को कह रही है कि उन्हें उस जगह का पता लगाना होगा जहाँ पर 7th कैवलरी ने अपने वीडियो को शूट किया है। ये एक चर्च है और अगर पुलिस को पता चल जाए कि ये कौन सा चर्च है तो शायद 7th कैवलरी तक पहुंचना आसान होगा। रेड स्केयर यहाँ पर लुकिंग ग्लास से पूछता है कि क्या तुम धार्मिक हो, जिसके जवाब में लुकिंग ग्लास कहता है कि तुम अपने सैंडविच के साथ जो लेटस खा रहे हो वो एविडेंस है। आपको याद होगा कि पहले एपिसोड में 7th कैवलरी के एक मेंबर ने एक पुलिस वाले को मार डाला था और उसके बाद अपने ट्रक से लेटस निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया था। तो वाकई रेड स्केयर जो सैंडविच खा रहा है उसमें जिस लेटस का इस्तेमाल हुआ है वो एविडेंस का हिस्सा है। यहाँ पर सिस्टर नाइट उर्फ एंजेला पहुंचती है। वो लुकिंग ग्लास से बात करती है और पूछती है कि क्या उसने अपनी एक्स से पिल्स के बारे में पता किया। पिछले एपिसोड में ही एंजेला ने लुकिंग ग्लास को दवाओं की एक शीशी दी थी और पता लगाने के लिए कहा था कि इसके अंदर क्या है। लुकिंग ग्लास की एक्स वाइफ शायद किसी तरह की डॉक्टर है और इसीलिए एंजेला ने उसकी मदद मांगने के लिए कहा है। वेड यानी लुकिंग ग्लास उसे कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में पता कर लूंगा। अब लॉरी लुकिंग ग्लास को अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे मास्क हटाने के लिए कहती है। वेड ऐसा करना तो नहीं चाहता, मगर फिर मास्क को ऊपर की तरफ रोल कर देता है। लॉरी यहाँ पर वेड से पूछती है कि जब न्यूयॉर्क पर स्क्विड अटैक हुआ था तब तुम यहीं पर थे। क्या तुम्हें रात को डरावने सपने आते हैं? वेड कहता है, मैं चैन से सोता हूँ। लॉरी यहाँ पर वेड के मास्क के बारे में भी बात करती है। वो कहती है कि ये रिफ्लेक्टेटाइन से बना हुआ है। इस दुनिया में रिफ्लेक्टेटाइन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको एलियन अटैक से बचा सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सालों पहले वेड के साथ जो घटना घटी, यानी न्यूयॉर्क पर जब जायंट एलियन स्क्विड आकर गिरा, उस पर उसका इतना ज्यादा असर हुआ कि वो खुद को बचाने के लिए रिफ्लेक्टेटाइन पहनने लगा।
शायद इसी वजह से उसने लुकिंग ग्लास की आइडेंटिटी ली। लॉरी यहाँ पर उसे बताती है कि तुम्हारे टेबल पर जो कैक्टस प्लांट रखा हुआ है उसके अंदर मैंने एक माइक छुपा कर रखा हुआ है। मैंने तुम्हारी और सिस्टर नाइट की बातें सुन ली हैं। मैं उन पिल्स के बारे में जानना चाहती हूँ जो उसने तुम्हें दी हैं। वेड कहता है कि ये सिस्टर नाइट का एक पर्सनल इशू है और इसीलिए वो लॉरी को इस बारे में नहीं बता सकता। वहीं वेड जब घर पर जाता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो उसकी एक्स वाइफ सिंथिया के नाम पर है। उसने घर पर भी वही मास्क पहना हुआ है जो वो बाहर पहनता है। वो यहाँ पर बैठकर वही टीवी शो देख रहा है जिसे हमें इस सीजन में कई बार दिखाया जा चुका है, अमेरिकन हीरो स्टोरी। इस शो के मुताबिक हुडेड जस्टिस और कैप्टन मेट्रोपोलिस का आपस में अफेयर था। हालांकि आपको याद होगा कि पीटी ने पिछले एपिसोड में कहा था कि इस शो में हिस्टोरिकली ज्यादातर बातें गलत हैं। तभी इस घर में एक अलार्म बजने लगता है। वेड अपना मास्क उतारता है और बॉम्ब शेल्टर की तरफ दौड़ता है। वो यहाँ जाकर खुद को लॉक कर लेता है और फिर टाइम नोट करता है। वो इस अलार्म को बंद करने की भी कोशिश करता है मगर अलार्म बंद नहीं होता। वेड वापस अपने घर जाता है और उसे इस अलार्म को बंद करने के लिए तोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो एक जगह पर कॉल करता है। इस कंपनी का नाम है एक्स्ट्रा डायमेंशनल सिक्योरिटी। वो बताता है कि आपका दिया हुआ अलार्म शट ऑफ नहीं हुआ। हमें यह भी पता चलता है कि वेड इस अलार्म सिस्टम का सालों से इस्तेमाल कर रहा है। वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके दूसरा अलार्म ऑर्डर करता है और उसके बाद अपना मास्क पहनकर सो जाता है। इस पूरे एपिसोड के जरिए हमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वेड कितना ज्यादा ट्रॉमा में है। उसे लगता है कि इस पृथ्वी पर कभी भी दोबारा अटैक हो सकता है और इसीलिए वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल सिक्योरिटी पर पैसे खर्च कर रहा है। अगले दिन वेड अपनी एक्स वाइफ सिंथिया से मिलने के लिए पहुंचता है और हमें पता चलता है कि वो पेट्स को क्लोन करने का काम करती है। इस फैंटेसी वर्ल्ड में हमें जब भी एड्रियन को दिखाया जाता है तो उसके आसपास क्रुकशैंक्स और फिलिप्स के क्लोन्स होते हैं। वहीं इस दुनिया में जानवरों की क्लोनिंग की जा रही है। तो इतना तो क्लियर है कि इस फैंटेसी वर्ल्ड में क्लोनिंग करना बेहद आसान है। खैर यहाँ पर सिंथिया उससे पूछती है कि जेड क्रॉफोर्ड की मौत के बाद क्या तुम ठीक हो। सिंथिया की बातों से लगता है कि उसे आज भी वेड की परवाह है। उसे इस बात का अफसोस भी है कि वेड और उसका रिश्ता टूट गया। हमें पता चलता है कि इनकी शादी 7 साल तक चली। सिंथिया कहती है जब तक मैं तुम्हारे साथ रही मैं तुम्हें यही यकीन दिलाने में लगी रही कि मैं तुम्हारे कपड़े लेकर कहीं नहीं भागूंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि वेड के साथ जो टीनेज में हादसा हुआ उसका उसके दिमाग पर गहरा असर रहा। इसकी वजह से वो आज भी सक्सेसफुल रिश्ते बनाने में कामयाब नहीं हो पाता। खैर वेड उससे उन पिल्स के बारे में पूछता है जो उसे एंजेला ने दी थी और वो बताती है कि इनका नाम है नॉस्टैल्जिया। वो कहती है इन दवाओं के अंदर मेमोरीज होती हैं। इन्हें खाने से आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है और इसीलिए सरकार ने इन दवाओं को बैन कर दिया है। उसी रात वेड एक चर्च में जाता है। यहाँ पर वो एक सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा है। इन लोगों के दिमाग पर भी वेड की ही तरह 1985 में हुए एलियन स्क्विड अटैक का असर है। यहाँ पर रेने नाम की एक लड़की पहुंचती है और वेड उसे वेलकम करता है। पता चलता है कि वो इस एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंजाइटी सपोर्ट ग्रुप को लीड करता है। वो लोगों को अपने डर से बाहर आने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब न्यूयॉर्क पर एक जायंट एलियन स्क्विड गिरा उसके बाद दुनिया एक हो गई और जंगें खत्म हो गईं। एक तरह से ऐसा होना अच्छा ही था। खैर इस मीटिंग के बाद वेड अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है मगर उसकी दोबारा से रेने से बात होती है। वो उसे अकेले में कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम डरते नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम अभी भी टनल में ही हो। तुम्हें उम्मीद की कोई रोशनी नहीं दिखती। वेड उसे कहता है कि अगली मीटिंग में मुलाकात होगी मगर रेने कहती है मैं दोबारा नहीं आने वाली। बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों एक बार में बैठे हुए हैं और बियर पी रहे हैं। वेड रेने को बताता है कि वो क्या काम करता है। उसका काम है लोगों के झूठ पकड़ना। वहीं रेने कहती है कि वो एक रेडियोलॉजिस्ट है। रेने यहाँ पर स्टीवन स्पील्सबर्ग की एक फिल्म का नाम मेंशन करती है, पेल हॉर्स। असल में पेल हॉर्स नाम की कोई फिल्म नहीं है, बस इस फैंटेसी वर्ल्ड में स्टीवन स्पील्सबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट की जगह पेल हॉर्स बनाई थी। वो इस फिल्म के बारे में बात करते हुए जिस तरह का डिस्क्रिप्शन देती है वो ऑस्कर विनिंग फिल्म शिंडलर्स लिस्ट का ही डिस्क्रिप्शन है। वो कहती है कि इस फिल्म को देखकर मुझे बेहद डर लगता है मगर फिर भी मैं इस फिल्म से ऑब्सेस्ड हूँ। रेने और वेड के बीच में थोड़ा फ्लर्टेशियस टोन में भी बातचीत होती है और फिर वो उसे कहती है कि तुमने काफी शराब पी रखी है, अपने किसी दोस्त को बुलाओ ताकि तुम्हें घर लेकर जा सके। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वेड अकेले में बड़बड़ाता है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है।
खैर वेड जब बार से बाहर आता है तो यहाँ पर रेने खड़ी मिलती है। हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि इस दुनिया में सिगरेट और टोबैको बैन है। रेने उसे किस करती है, तभी यहाँ पर उसे पिक करने के लिए एक ट्रक आता है। वो इस ट्रक में बैठकर चली जाती है और वेड देखता है कि इस ट्रक से एक लेटेस निकलकर गिरा है। वेड हैरान हो जाता है। वेड एक पुलिस वाला है, इन्वेस्टिगेशन करना उसकी आदतों में शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले एपिसोड में जब एक पुलिस वाले पर अटैक हुआ था तो अटैक करने वाला जिस ट्रक में बैठा था उसमें लेटेस भरा हुआ था। वेड फोन पर उसी ट्रक के बारे में पूछताछ करता है कि क्या वो ट्रक बरामद हुआ था। पता चलता है नहीं। वेड को रेने पर शक है, इसीलिए वो उस ट्रक का पीछा करता है। ये ट्रक एक सुनसान पड़े मॉल के सामने जाकर रुकता है और वेड दूर से देखता है कि रेने गाड़ी से बाहर आ रही है। उसने और उसके साथी ने रॉरशैक का मास्क पहन लिया है और ये लोग मॉल के अंदर चले गए हैं। वेड को एहसास हो गया है कि ये लोग 7th कैवलरी के ही मेंबर्स हैं। वेड दोबारा से कॉल करके पुलिस का बैकअप बुलाता है और खुद अपनी गन लेकर ट्रक के पास पहुंचता है। वो देखता है कि ये ट्रक भी लेटेस से भरा हुआ है। उसके बाद वेड इसी मॉल के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पर एक चर्च का सेट बना हुआ है। उसे एहसास होता है कि 7th कैवलरी के वीडियो में जो चर्च दिखाया जा रहा है वो यही है। बेसिकली वीडियो में असली चर्च नहीं था बल्कि उसका सेट था। तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से बास्केटबॉल गिरती है। वेड ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि 7th कैवलरी के लोग एक तरह का पोर्टल बना रहे हैं। तभी यहाँ पर वो चारों तरफ से घिर जाता है और सामने रेने आती है। वो बताती है कि हमारे ट्रक से लेटेस गलती से नहीं गिरा था, बल्कि ये हमारी चाल थी ताकि तुम हमारा पीछा करते करते इस जगह तक आओ। एक शख्स वेड के पास आता है। वेड बंदूक चलाता है मगर कुछ नहीं होता। पता चलता है कि वेड की बंदूक में जो गोलियां हैं वो भी नकली हैं। वो ये भी कहती है कि तुमने फोन करके पुलिस से जो बैकअप मंगाया है वो नहीं आने वाला, क्योंकि तुम फोन पर पुलिस से नहीं हमसे ही बात कर रहे थे। वेड को पकड़कर एक बड़े से कमरे में लेकर जाया जाता है जहां पर बहुत सारी टीवी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। जोर जबरदस्ती के बीच वेड की टोपी नीचे गिर जाती है। रेने उसे उठाकर वापस करती है। हम देखते हैं कि इस टोपी के अंदर भी रिफ्लेक्टाइन लगा हुआ है। अब वो अपना मास्क उतारती है और उसे बताती है कि मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मैं वाकई एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पर 7th कैवलरी का एक शख्स पहुंचता है जो वेड से बातचीत शुरू करता है। वेड इस शख्स की आवाज पहचान जाता है। सामने बैठा शख्स अपना मास्क उतारता है और पता चलता है कि ये सेनेटर जो कीन है। कीन कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मर्डरर नहीं। वो कहता है कि मैं टल्सा इसीलिए आया हूँ ताकि यहाँ पर पुलिस वालों पर जो अटैक हो रहे हैं वो बंद हो सके। वो कहता है कि जेट क्रॉफोर्ड भी मेरे साथ मिला हुआ था। ये लोग जिस रॉरशैक का मास्क पहनते हैं, कॉमिक्स में वो कैरेक्टर भी एड्रियन वाइट की कॉन्स्पिरेसी पे से पर्दा उठाना चाहता था। पीछे जो पोर्टल बना हुआ है उससे बास्केटबॉल्स गिर रही हैं। वेड कहता है कि ये उसी तरह का पोर्टल है जो 1985 में न्यूयॉर्क के आसमान में खुला था। इसी पोर्टल के जरिए एक एलियन स्क्विड आकर न्यूयॉर्क शहर पर गिरा था। वेड को लग रहा है कि शायद ये लोग उसी तरह का एक बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। हालांकि कीन कहता है ऐसा नहीं है, हमारी प्लानिंग कुछ और है। फिर वो वेड को कहता है कि क्या तुम आजाद होना चाहते हो। वो उसे एक ऑप्शन देता है। वो कहता है हम दुनिया में शांति बनाए रखना चाहते हैं और एंजेला इस शांति के लिए खतरा है। वेड चाहे तो कीन का साथ दे सकता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कीन 7th कैवलरी के लोगों को एंजेला के घर पर भेजेगा, जिससे एंजेला और उसका परिवार मारा जाएगा। इसके बाद कीन एक डीवीडी प्ले करता है और वेड को उसे देखने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुमने प्ले की बटन दबाना चुना तो तुम आजाद हो जाओगे। कीन उसे अकेला छोड़कर चला जाता है और वेड प्ले प्रेस करता है। सामने एक वीडियो चल रहा है जिसमें एड्रियन वाइट मौजूद है। ये मैसेज प्रेसिडेंट रॉबर्ट रेडफोर्ड के नाम है। पता चलता है कि ये वीडियो सालों पुराना है। एड्रियन यहाँ पर प्रेसिडेंट रेडफोर्ड को बताता है कि आप ऐसे ही प्रेसिडेंट नहीं बने, इसमें मेरी मदद शामिल है। मैं चाहता था कि आप प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठें। वो ये भी बताता है कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर के रास्ते पर जा रही थी। ऐसा होने से पूरी दुनिया ही तबाह हो जाती। बार बार देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई भी एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल कर सकता था। ऐसे में एड्रियन वाइट के दिमाग में एक प्लान आया और उन्होंने इसे पूरा किया। उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी पर एक पोर्टल के जरिए बहुत बड़ा
एलियन स्क्विड गिरा दिया। हालांकि ऐसा करने से लगभग 30 लाख लोग मारे गए। मगर इसके बाद कोई भी देश आपस में नहीं लड़ा, कोई जंग नहीं हुई, क्योंकि दुनिया को लगा कि आसमान में एलियन हैं जो हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा हैं। हमें एकजुट होकर उन एलियन से लड़ने की जरूरत है। हमें अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखना होगा। वॉचमैन की कॉमिक्स में एजेंट वाइड उर्फ ओzymandias का कैरेक्टर दुनिया को जंगों से बचाने के लिए इसी रास्ते का सहारा लेता है। फिलहाल यहाँ पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो वॉचमैन की कॉमिक्स को पढ़ने वाले लोग पहले से जानते थे, मगर इसके बाद वो कुछ ऐसी बातें बताता है जो कॉमिक्स में मौजूद नहीं थीं। वो कहता है इस जायंट एलियन स्क्विड के न्यूयॉर्क पर गिरने के बाद भी हम वक्त वक्त पर धरती पर छोटे छोटे स्क्विड्स गिराते रहेंगे। इस वजह से लोगों को लगेगा कि एलियंस का खतरा अभी भी बना हुआ है और कोई देश आपस में जंग नहीं करेगा। एड्रियन का मानना था कि कुछ लोगों की जान की कुर्बानी देकर दुनिया को बड़े न्यूक्लियर अटैक से बचाया जा सकता है। इस वीडियो में एड्रियन प्रेसिडेंट रेडफोर्ड को कहता है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया ताकि तुम प्रेसिडेंट बने रहो और अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि मैं जिस दुनिया का सपना देख रहा हूं वो पूरा हो सके। इसके बाद वो वीडियो में और भी बातें करता है, मगर हमें वो नहीं दिखाई जाती कि आखिर एड्रियन का क्या प्लान है। अब चलते हैं एड्रियन के पास जो किसी अनजान जगह पर रह रहा है। उसने एक प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ है। वो फिलिप्स और क्रूकशैंक्स को कहता है कि वो उसे ऊपर आसमान में फेंकें। एड्रियन के सूट से एक रस्सी बंधी हुई है और उसे हवा में उछाल दिया जाता है। वो आसमान की तरफ जाता है और एक बैरियर को क्रॉस करके एक चांद पर पहुंचता है। यहां से नीचे की तरफ जुपिटर प्लैनेट नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि इस मून पर फिलिप्स और क्रूकशैंक्स की बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। एड्रियन फिलिप्स और क्रूकशैंक्स के क्लोन्स का इस्तेमाल करता था, उन्हें मारता था और फिर उन्हें हवा में उछालकर इसी मून पर भेज देता था। फिलहाल वो इन डेड बॉडीज का इस्तेमाल करते हुए लिखता है सेव मी। हमें पूरा मैसेज नहीं दिखाया जाता, मगर आप देख सकते हैं कि सेव मी के आगे डी लिखा हुआ है। एड्रियन अपनी घड़ी में देखता है और यहाँ पर एक सैटेलाइट पहुंचती है, यानी कि एड्रियन को पता था कि किस वक्त यहाँ पर सैटेलाइट पहुंचेगी। एड्रियन चिल्लाता है कि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका है, मगर उसके सूट से जो रस्सी बंधी थी उसके जरिए उसे वापस खींच लिया जाता है। वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच चुका है जहां से उसे फेंका गया था। यहाँ पर गेम वार्डन मौजूद है, जिसे हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। वो एड्रियन को धमकाता है, कहता है तुमने कानून का उल्लंघन किया है। वो कहता है कि तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए था। तुम जानते हो कि तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकते और अब मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। एड्रियन यहाँ मौजूद लोगों को कहता है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हें छोड़कर जा चुका है। गेम वार्डन एड्रियन को लात मारता है और कहता है हाँ वाकई ईश्वर हमें छोड़कर जा चुका है और लगता नहीं कि वो दोबारा वापस आएगा। बेसिकली वेड को पता चलता है कि इतने सालों से वो जिस डर में जी रहा था वो असली था ही नहीं। पूरी दुनिया को ही बेवकूफ बनाया गया और वेड की खुद की जिंदगी पर भी इसका गहरा असर रहा। उसे हर वक्त लगता रहा कि एलियंस कभी भी अटैक कर सकते हैं। वो डर डर कर जीता रहा, मगर अब सच्चाई उसके सामने है। उसके सारे डर नकली हैं। अजीब बात यह है कि वेड उर्फ लुकिंग ग्लास का काम है झूठ पकड़ना, मगर उसकी पूरी जिंदगी ही झूठ में कटी है। खैर वेड वापस पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ पर सिस्टर नाइट उर्फ एंजेला उसके पास आती है और पिल्स के बारे में सवाल करती है। वो उसे पिल्स वापस कर देता है और कहता है कि इनका नाम है नॉस्टैल्जिया। वो उसे पूछता है कि इस शीशी के अंदर किसकी यादें हैं। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सिस्टर नाइट पहले तो झिझकती है, फिर कहती है ये मेरे दादा की दवाइयां हैं, उनकी यादें हैं। वो कहती है कि जिस रात जड क्रॉफोर्ड मारा गया मेरे दादा वहीं पर मौजूद थे, मगर उसे लगता है कि उसके दादा ये काम नहीं कर सकते। ये बात सुनकर वेड अपना मास्क हटाता है और एंजेला को सॉरी कहता है। तभी पीछे से लॉरी आती है जिसके हाथ में गन है। वो सिस्टर नाइट को अरेस्ट कर लेती है। वेड ने जो किया है उसे इस बात का अफसोस है, मगर वो नहीं जानता कि कौन सही है और कौन गलत। उसे हाल ही में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिसकी वजह से उसका सच्चाई पर से विश्वास ही उठ चुका है। एंजेला के हाथ में जो भी दवाइयां थीं, यानी नॉस्टैल्जिया की जो पिल्स थीं, वो उन्हें फौरन गटक लेती है, यानी कि सारी की सारी एक साथ निगल लेती है। पुलिस एंजेला को अरेस्ट कर चुकी है। वो हैरानी और गुस्से से वेड को देखती है। वहीं वेड मास्क से दोबारा अपना चेहरा ढक लेता है।
उसी रात वेड जब घर पहुंचता है तो वहां पर उसका वही अलार्म सिस्टम आ चुका है जो उसने पिछली रात ऑर्डर किया था। वो इसे डस्टबिन में डाल देता है और दोबारा घर के अंदर चला जाता है, मगर फिर इस अलार्म सिस्टम को लेने के लिए वापस आता है। वेड अभी भी परेशान है, उसे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। जाहिर सी बात है, अगर हम एक लंबे अरसे तक किसी झूठ पर यकीन करते आए हैं तो उसे नकारना इतना आसान नहीं होता। वो इस बात में यकीन कर रहा था कि इस दुनिया पर एलियंस ने अटैक किया और आगे भी इस अटैक का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ये डर इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा। थोड़ी ही देर में वेड के घर के बाहर 7th कैवलरी के कुछ लोग पहुंचते हैं। उनके हाथों में बंदूकें हैं और खत्म हो जाता है ये एपिसोड। इस एपिसोड में हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं, मगर अभी भी मिस्ट्री अपनी जगह पर बनी हुई है। आगे के एपिसोड्स में हमें और बातें पता चलेंगी और ये शो और भी क्रेजी होता जाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे कमेंट्स के जरिए जरूर पूछिए। बाकी देखते रहिए वॉचमैन और वॉच रोज। बाय। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।